कैसे हो बच्चों। चलिए आज ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस में हम आपको अभ्यास 3 के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कराते हैं। आइए देखते हैं। पहला 3.1 आइए देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल, किसी कार की संचालक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा। देखिए क्या दिया गया है। E बराबर 12 वोल्ट और दूसरा जो है तुम्हारा R बराबर 0.4 ओम। तो स्मॉल r बराबर 0.4 ओम और निकालना है हमें बैटरी द्वारा धारा ली गई। तो अधिकतम धारा पूछी गई। I प्रश्नवाचक चिन्ह, यही हम सॉल्व करते हैं इसको। चूँकि I इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इसलिए महत्तम धारा के लिए ये याद रखिए R बराबर 0 होना चाहिए, यानी कि बाह्य प्रतिरोध जो होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए। तब I इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r रह जाएगा। तो 12/0.4, इसको हम यहाँ पर I मैक्सिमम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 120/4, यानी कि 30 एम्पियर की धारा आएगी बैटरी से। अधिकतम धारा कितनी होगी? 30 एम्पियर। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। 3.2 क्या है? 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है, और जब परपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। तो अब इसमें देखो क्या क्या दिया गया है। E बराबर कितने वोल्ट दिया गया? 10 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर दिया गया है 3 ओम। इसके बाद इसमें बहने वाली धारा का मान है I बराबर 0.5 एम्पियर। इसके बाद देखिए इसमें हमें बाह्य प्रतिरोध निकालना है। तो बाह्य प्रतिरोध R क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। परपथ में जो टर्मिनल विभवांतर है वो भी ज्ञात करना है। तो टर्मिनल विभवांतर को हम V क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। अब सबसे पहला जो रिजल्ट है वो क्या है कि हमें सबसे पहले R का मान निकालना। तो इसी सूत्र को ले लीजिए। चूँकि I इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इसलिए कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर E अपॉन I, या यहीं से कैपिटल R बराबर E अपॉन I अलग रहेगा और माइनस हो जाएगा स्मॉल r। तो अब इसको सॉल्व करिए। E का मान है कितना? 10। I का मान कितना है? 0.5 और माइनस स्मॉल r का मान है 3 ओम। तो ये हो जाएगा, एक 0 ऊपर हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 20 आ जाएगा। तो 20 माइनस 3 यानी कि 17 ओम आ गया। इसके बाद इसमें हमें टर्मिनल विभवांतर ज्ञात करना है। तो जो टर्मिनल विभवांतर जो होता है वो इस R के सिरों का प्रतिरोध होता है, R के सिरों का वोल्टेज होता है। तो यहाँ से हम सीधे लिख सकते हैं V बराबर
आई का मान है 0.5, आर का मान है इतना, यानी 8.5 वोल्ट। विद्युत वाहक बल कितना था 10 वोल्ट और टर्मिनल विभवांतर कितना हो गया 8.5 वोल्ट। अब आइए इसमें तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में क्या है, देखो 1 ओम 2 ओम तथा 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है। वैसे तो संयोजन श्रेणी और ये समांतर क्रम हट गया, लेकिन न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए, बन सकते हैं न्यूमेरिकल। तो देखो R1 मान लीजिए क्या दिया गया है 1 ओम, R2 क्या दिया गया है 2 ओम और R3 दिया गया है 3 ओम। और तीनों कैसे श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 5 यानी कि 6 ओम। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाए, यानी कि E बराबर 12 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध उसने कहा नगण्य है। प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता पात, यानी वोल्टता पात को हम विभवपतन भी कहते हैं और उनका प्रत्येक सिरों का वोल्टेज भी कहेंगे। तो आइए देखो दूसरे, ये हो गया इसका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में ये हो गया और यहाँ से लेके चलेंगे R बराबर हमें कितना मिल गया 6 और तीनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो अब देखिए, तो अब इस R में सबसे पहले धारा निकालिए। तो चूंकि I बराबर E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो E अपान ये हो गया नगण्य, तो ये बचा, तो 12/6 बराबर 2 एम्पियर। परपथ में धारा कितनी जा रही है 2 एम्पियर और श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। तो जब श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, तो अब इसमें देखो इसका वोल्टेज R1 के सिरों का वोल्टेज V1 बराबर R1, I का मान कितना है 2, R1 का मान कितना 1, तो कितने वोल्ट हो गया 2 वोल्ट। इसी प्रकार R2 के सिरों का वोल्टेज V2 बराबर R2, 2 गुणा 2 बराबर कितना 4 वोल्ट। इसी तरीके से R3 के सिरों का वोल्टेज V3 बराबर R3 यानी 2 गुणा 3 बराबर 6 वोल्ट। ये तीनों के अलग अलग वोल्टेज आ जाएंगे, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट। इसके बाद अगला सवाल देखिए, 4 नंबर में क्या है, 2 ओम 4 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्थ में संयोजित, पार्थ का मतलब समांतर क्रम में संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा यदि दूसरे पार्ट में संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी द्वारा जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य से संबंध करा दिया जाए, तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ए पार्ट में R1 बराबर कितने का रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का, R2 बराबर 4 ओम का 4 ओम, R3 बराबर 5 ओम। इसके बाद ये कैसे क्रम में है पार्श्व क्रम में। कुल प्रतिरोध इनका कितना हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2
प्लस 1/R3, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। तो यहाँ से जो एलसीएम बनेगा वो कितना बन जाएगा 20। तो 1/R 20 हो गया। यहाँ से आ गया 10 प्लस 5 और यहाँ से आ गया 4। ये बन गया 19/20 या R इक्वल टू 20/19 ओम। ये इसका रजिस्टेंस हो गया। इसके बाद इसमें बता रहा है दूसरे पार्ट में कि विद्युत वाहक बल तो 20 वोल्ट है लेकिन आंतरिक प्रतिरोध 0 है। तो बी पार्ट पे चलते हैं। E बराबर 20 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। तो अब हमें इसमें धारा निकालनी है। तो सबसे पहले बैटरी द्वारा ली गई कुल धारा I बराबर E/R प्लस स्मॉल r। तो स्मॉल r तो 0 हो गया, कैपिटल E का मान 20, ये आ गया 20/19, 21/19, 20 कैंसिल हो गया। I इक्वल टू 19 एम्पियर की धारा आ गई ये। इसके बाद इसी में पूछा गया है कि प्रत्येक प्रतिरोधक से बहने वाली धारा। तो अब चूंकि विद्युत वाहक बल तो इतना है, आंतरिक प्रतिरोध है 0। तो अब चूंकि समांतर क्रम में धारा भिन्न भिन्न होती है, तो जब समांतर क्रम में धारा भिन्न भिन्न होती है तो देखो R1 में धारा I1 बराबर हम लिख सकते हैं E/R1। E का मान है 20, R1 का मान है कितना 2, तो कितनी आ जाएगी 10 एम्पियर। R2 में धारा I2 बराबर E/R2, इसमें कितना है E का मान 20 और इसका मान है 4 यानी कि 5 एम्पियर। इसी प्रकार R3 में धारा I3 बराबर E/R3। तो ये आ जाएगा कितना 20/5 यानी कि 4 एम्पियर। तो 10 एम्पियर, 5 एम्पियर और 4 एम्पियर और कुल धारा कितनी हो गई 19 एम्पियर। आइए प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। कमरे के ताप पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा और प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक 1.70 × -4 प्रति डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो देखो 3.5 इसमें सबसे पहले दिया गया है, मान लो 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध R1 इक्वल टू 100 ओम दिया गया है। कितना दिया 100। इसके बाद उसने कहा कि एक ऐसा टेम्परेचर लीजिए, तो जब 100 है तो यहाँ पे इसी का टेम्परेचर T1 बराबर मान लो 27 डिग्री सेल्सियस, जिस पर ताप गुणांक देखो अल्फा बराबर 1.70 × 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस इन्वर्स कर दिया। इसके बाद R2 का मान उसने बताया है कि R2 बराबर 117 ओम और इसी पर टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है, इसी पर तापमान ज्ञात करना है। तो इसका सीधा R बराबर एक रिजल्ट पढ़ा था आप लोगों ने, RT बराबर R0 × 1 + अल्फा T। तो जब तापांतर हो तो बस दो रेजिस्टेंस दिए हों तो R2 बराबर R1 1 + अल्फा ΔT। क्या आप कर लोगे
R2 बराबर इसको R1 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी जो हो जाएगा वो T2 बराबर यानी T2 माइनस T1। डेल्टा टी का मान देखो क्या हो जाएगा, यहीं पर लिख सकते हो डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1। चूँकि यहाँ का रेजिस्टेंस कम है और यहाँ का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब इस T2 का मान ज़्यादा था। तो डेल्टा टी, अब हमें निकालना किसका मान है, डेल्टा टी का। तो डेल्टा टी में हमें चूँकि T2 निकालना है, तो इसके स्थान पे ये वैल्यू हम पुटअप कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ से इसको सॉल्व करें, इसलिए R2 माइनस R1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा R1 एल्फा डेल्टा टी, या डेल्टा टी बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 एल्फा। R2 का मान क्या है, R2 का मान 117 117 माइनस 100 अपॉन R1 का मान जो है वो 100 इंटू 1.70 इंटू 10⁻⁴। इसको सॉल्व करिए, डेल्टा टी इक्वल टू यहाँ से 17 आएगा और इधर आ जाएगा तुम्हारा 170 इंटू 10⁻⁴। तो ये हो गया 17 इंटू 10⁴ अपॉन 170। इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो 10 आ जाएगा और ये 10 ऊपर जाएगा, यहाँ से हो गया 10⁻3, यानी कि डेल्टा टी इक्वल टू 1000 डिग्री सेल्सियस। अब डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, ये है, यानी कि T2 बराबर T1 प्लस डेल्टा टी, तो 27 प्लस 1000 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। ये तुम्हारा हो गया पांचवा सवाल। समझ में आ गया सबको, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए सवाल नंबर 6, 15 मीटर लंबे एवं 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणी धारा प्रवाहित की गई। उपेक्षणी मतलब नगण्य, और इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता, यानी प्रतिरोधकता का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो हमें निकालना है। तो पहले तो देखो तार की लंबाई कितनी है, L बराबर 15 मीटर 15 मीटर, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। इसके बाद इसका प्रतिरोध जो है वो R इक्वल टू 5 ओम है। अब इससे हमें विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम काहे से प्रदर्शित करते हैं, रो से। तो रो इक्वल टू R A अपॉन L, ये सूत्र होता है, ये आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है, रो बराबर R A अपॉन L। सीधे सीधे मान पुटअप करिए, 5 इंटू A का मान 6 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 15, 3 दूनी 6, यानी कि आ गया आपका 2 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। ये इसका मात्रक होता है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब देखिए सवाल नंबर 7, आइए देखते हैं, इसी में देख लेते हैं। 3.7 सबको समझ में आ गया होगा, साधारण सवाल है। 7 नंबर में देखिए, सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम है। सभी बच्चे अपनी किताब में देखते जाएं न्यूमेरिकल, जब मैं पढ़ रहा हूँ।
और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक यानी कि अल्फा का मान हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अल्फा का मान। तो अभी ऊपर एक सूत्र निकाला था, डेल्टा टी बराबर R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा, तो वहीं से हम ट्रांसफ़र कर लेंगे उसको। तो देखिए अब इसमें R1 इक्वल टू कितना दिया है, पहला जो रेजिस्टेंस है वो 2.1 ओम है, 2.1 ओम। इस पर टेम्परेचर जो है वो 27.5 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पर जो रिजल्ट है वो 2.7 है, यानी कि R2 इक्वल टू 2.7 ओम, और इस पर टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो आइए फटाफट डेल्टा टी बराबर सीधा सूत्र प्रयोग कर देंगे, R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फ़ा, या अल्फ़ा बराबर R2 माइनस R1 अपॉन R1 डेल्टा टी। और डेल्टा टी जानते हो, T2 माइनस T1। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, यहीं से अगर चाहो तो यहाँ लिख सकते हो डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1, यानी कि 100 माइनस 27.5। तो इसको जब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 आएगा। यहाँ 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और इधर 72.5 डिग्री सेल्सियस, ये इसका मान आ गया। अब बस यहाँ पर पुटअप कर लीजिए, अल्फ़ा बराबर 2.7 माइनस 2.1 अपॉन 2.1 इंटू 72.5, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस करिए, तो ऊपर हो गया 0.6 अपॉन 2.1 इंटू 72.5। तो इसमें जो आपका रिजल्ट आ जाएगा वो 3.94, जब इसको सॉल्व करोगे, इंटू 10⁻³ प्रति डिग्री सेल्सियस। 3.94 इंटू 10⁻³ प्रति डिग्री सेल्सियस। इसको नोट कर लीजिए, ये हो गया 7 नंबर एग्जाम। अब देखिए 3.8, नाइक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है, जो कुछ सेकंड में 2.8 एम्पियर पर स्थायी हो जाता है। यदि कमरे का ताप 27.0 डिग्री सेल्सियस हो तो तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा? दिए गए ताप परिसर में नाइक्रोम का औसत प्रतिरोधक ताप गुणांक 1.70 इंटू 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए लास्ट में तो वही रिजल्ट है, डेल्टा टी बराबर R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फ़ा, उसी से हम ताप को ज्ञात कर लेंगे। लेकिन पहले हमें R2 और R1 के मान ज्ञात करने हैं। तो पहले क्या क्या दिया गया है, देखो वोल्टेज दिया गया है 220 वोल्ट, और जो I1 का मान है, पहली धारा कितनी है, 3.2 एम्पियर। I1 इक्वल टू 3.2 एम्पियर। इसके बाद दूसरा मान इसमें दिया गया है, जो धारा हो गई है वो 2.8 एम्पियर हो गई अंत में, अंतिम धारा। तो यानी कि I2 बराबर 2.8 एम्पियर। ये देखना धारा का मान कम हो गया, घट गया, और इस समय कमरे का टेम्परेचर जो है वो T1 बराबर 27.0 डिग्री सेल्सियस। हमें निकालना है स्थायी ताप 27 डिग्री सेल्सियस का जो
ताप है वो ज्ञात करना है। 27 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका जो टेम्परेचर हो जाता है उस पर हमें निकालना है। इसके बाद इस समय अल्फ़ा बराबर 1.70 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस यानी प्रति डिग्री सेल्सियस तो अब कमरे के ताप पर अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस जब पहली धारा ये है, वोल्टेज इतना है, तो कमरे के ताप पर पूछा क्या गया है कि कुछ सेकंड में 2.8 एम्पियर पर स्थायी हो जाता है। यानी पहला जो रेजिस्टेंस है उस समय टेम्परेचर जो है अस्थाई है, इसके बाद स्थायी हो जाता है। तो स्थायी होने पर धारा कितनी हो जाती है 2.8 एम्पियर। तो हम सबसे पहले इसमें हम निकालें कमरे के ताप पर R1 बराबर V/I1 यानी कि 220/3.2। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी वो 71 पॉइंट आपकी निकल रही है 87 ओम। ये हो गया कमरे के ताप पर। अब ताप T2 पर क्या हो जाएगा R2 बराबर V/I2 220/2.8। इसकी वैल्यू जो तुम्हारी प्राप्त होगी वो 82.14 ओम ये मान हो जाएगा। अब देखिए अब R1 R2 आ गए, निकालना क्या है डेल्टा टी। तो डेल्टा टी बराबर R2 माइनस R1 अपॉन अल्फ़ा R1 यानी 82.14 माइनस 71.87 अपॉन 1.70 इंटू 10⁻⁴ और इंटू R1 की वैल्यू हो जाएगी 71.87। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू प्राप्त होती है 840 डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व करिए 840 डिग्री सेल्सियस। अब डेल्टा टी क्या होता है T2 माइनस T1 840। तो निकालना क्या है T2, ये उधर चला जाएगा यानी T2 बराबर 840 प्लस T1। तो 840 यहाँ लिख देते 840 प्लस 27 तो ये आ जाएगा 76 यानी 867 डिग्री सेल्सियस। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। देखिए इसमें एक डायग्राम दिया गया और इस डायग्राम में सभी जो है प्रत्येक रेजिस्टेंस में हमें धारा कलेक्ट करनी है, धारा को निकालना है कि कितनी कितनी धारा बह रही है। तो देखिए आइए हम सबसे पहले इसके बारे में, ये 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पर एक 10 ओम का, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये 10 ओम का, ये 5 ओम का और ये 5 ओम का। इस प्रकार से एक सर्किट बना है। इसमें हमें प्रत्येक खंड में यानी AB में धारा, BC में धारा, CD में धारा, AD में धारा और EF में धारा हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले मान लें कि 10 वोल्ट का जो बैटरी है या सेल है ये यहाँ से आपको I धारा देता है। I धारा मार्कर नहीं चल रहा है। इसके बाद ये धारा दो भागों में बढ़ जाती है। यहाँ चली गई I1 और यहाँ इसमें आ गई मान लो I2। इसके बाद देखिए इसमें हम I1 धारा जो है यहाँ पर जाकर ये दो हिस्सों में बट गई। इधर चली गई मान लो I3, ये ध्यान से देखें I3, और इधर हो जाएगी I1 माइनस I3। अब ये I3 इधर आई, I2 इधर आई, ये दोनों ऐड हो गई, ये बन गई I2 प्लस
I3, ये यहाँ पर I2 प्लस I3 यहाँ से इसके साथ जब ऐड हुई तो ये फिर बन गई I1 प्लस I2। तो अब इसको याद रखिए कि I1 प्लस I2 इक्वल टू हो जाएगा I, ये। तो इसका मतलब यहाँ पर जो धारा आएगी इस रेजिस्टेंस में वो कौन सी धारा हो जाएगी, I1 प्लस I2। आइए इसका इतना ये सॉल्यूशन ये हो गया। बस इसी से हम किरचॉफ के नियमों का उपयोग करते हुए हम आगे का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसमें हम 3 बंद पाथ लेंगे, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा पूरा, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो सॉल्व करते हैं। बंद पाथ ए बी, ये इसमें राउंड भी आप दे सकते हो ऐसा, यानी हम ऐसे लेंगे, इसमें भी हम राउंड दे सकते हैं, ऐसे लेंगे इसको भी इसी प्रकार से हम इसी प्रकार से लेंगे। तो ए बी डी ए, यानी ये ले लिया। तो आप देखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम का प्रयोग करते हैं, प्रतिरोध और धारा का गुणनफल करते चले जाते हैं। अगर उसी राउंड में धाराएं प्राप्त हो रही हैं, उनका प्रवाहित होने की डायरेक्शन वही, तो फिर जो है वो प्लस की, अगर अपोजिट है तो माइनस की। देखिए इसमें हो जाएगा 10 10 I1 प्लस, ये उसी राउंड में है 5 I3, ये राउंड विपरीत है तो माइनस 5 I2 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब आ जाइए बंद पास बी सी डी बी में। इसमें देखें यहाँ पे I1 माइनस I3 है, तो 5 I1 माइनस I3, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस I2 प्लस I3, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है 10 का। इसके बाद ये भी देखिए ऐसा चक्र लिया है, ये भी माइनस का है, तो माइनस 5 I3 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अब देखो इसको सॉल्व करिए। 5 I1 माइनस 5 I3, यहाँ से आ जाएगा माइनस 10 I2 माइनस 10 I3, और ये वाला माइनस 5 I3 इक्वल टू 0। तो अब देखो इसमें I1 के कितने हैं, 1 है, I2 का 1 है और I3 के 3 हैं। तो यहाँ पर बन गया 5 I1 माइनस I2 का हो गया 10 I2, और यहाँ से आ जाएगा 5 5 और 10, यानी 10 और 10 माइनस का हो जाएगा 20 I3 इक्वल टू 0, इक्वेशन आ जाएगा सेकेंड। अब आ जाइए इस पूरे बंद पास में। बंद पास हो जाएगा ए बी सी ई एफ ए में। तो यहाँ से ये सर्किट है ऐसे, ये इसमें सभी में एक धारा का मार्ग जो है एक जैसा है। तो देखो 10 I1 प्लस 5 I1 माइनस I3, और ये वाला है प्लस 10 I1 प्लस I2। अब इक्वल टू में इसमें एक सेल भी लगा हुआ, उसका विद्युत वाहक बल का डायरेक्शन इधर है, इक्वल टू 10, ये हो जाएगा। यहाँ से देखो इसको सॉल्व करो। 10 I1 प्लस 5 I1 माइनस 5 I3 प्लस 10 I1 प्लस 10 I2 इक्वल टू 10। अब आ जाएगा I1 के हो जाएंगे 15 और ये 10, तो टोटल हो गए कितने 25 I1 और प्लस 10 I2 माइनस
5/3 इक्वल टू 10, इक्वेशन आ गया थर्ड। अब देखिए ये हम आगे, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 3 + 1 यानी इक्वेशन थर्ड और 1 को ऐड कर देंगे। तो ऐड करिए, देखिए यहाँ पे 10I1 है, यहाँ 25I1 है, तो कितना हो जाएगा 35I1। ये 10I2 है, यहाँ पे -5I2 है, तो यहाँ से आ जाएगा +5I2, और ये -5I3 और +5I3 कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू मिलेगा आपको 10। यहाँ से हम 5 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से 7I1 यहाँ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर I2 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2, इक्वेशन डाल दीजिए इसको 4। अब देखिए इक्वेशन 1 में 4 का मल्टीपल कर दीजिए और इक्वेशन सेकंड के साथ ऐड कर दीजिए। तो देखो इसमें 4 का मल्टीपल करोगे, डायरेक्ट समझिए, ये हो जाएगा 40I1 और इसके साथ ऐड करना है, तो क्या मिलेगा 45I1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा 20I3 और ये माइनस का 20I3 कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पर 20I2 और माइनस का 10I2, तो कितना हो जाएगा माइनस का 30I2 और इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से जो है 5 को कॉमन कर दीजिए, तो यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9I1 माइनस 6I2 इक्वल टू 0। इस जगह से अगर हम I2 का मान निकाल लें तो I2 बराबर बन जाएगा 9I1/6 या 3I1/2। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड सेकंड नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 4, इससे I2 की वैल्यू यहाँ पुटअप करिए, 7I1 + 3I1/2 इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा 14 + 3 यानी कि 17I1/2 इक्वल टू 2। तो I1 इक्वल टू हो गया 4/17 एम्पियर। ये तो I1 का मान जब इतना हो गया तब I2 3 × 4/2 × 17 यानी 6/17 एम्पियर, ये I2 हो गया। तो जब I2 और I1 आ गया, तो अब देखो I3 हमें कैलकुलेट करना है, तो I3 के लिए हम किसी एक वैल्यू में इनके मान रख दें, इनको सॉल्व कर लें। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 10 × I1 कितना है 4/17 प्लस 5I3 माइनस 5 × I2 कितना है 6/17 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 40/17 प्लस 5I3 माइनस 30/17 इक्वल टू 0। तो 40/17 से 30/17 माइनस होगा तो कितना बचेगा 10/17 प्लस 5I3 इक्वल टू 0। तो I3 बराबर हो जाएगा माइनस, ये उधर चला जाएगा, माइनस 10/17 × 5 यानी कि -2/17। अब देखो इतना आ गया,
अब प्रत्येक शाखा में धारा, यानी कि AB में धारा, तो इसमें सीधी I1 बह रही है, तो I1 बराबर निकाल चुके हैं 4/17 एम्पियर। इसके बाद BC में धारा, यहाँ पर I1 माइनस I3 है, तो जब I1 माइनस I3 है तो I1 का मान निकला है 4/17, माइनस I3 का मान निकला है 2/17 माइनस का, तो प्लस 2/17 इक्वल टू हो जाएगा 6/17 एम्पियर। इसमें आप CD का देखो, CD में धारा I2 प्लस I3 है, I2 प्लस I3, यानी I2 का मान है तुम्हारा 6/17 और माइनस हो जाएगा 2/17, यानी कि 4/17 एम्पियर। अब इसके बाद देखो AD में धारा, AD में धारा I2 जा रही है, तो I2 इक्वल टू है 6/17 एम्पियर। अब EF में धारा, EF में जो धारा यानी सेल से टोटल धारा ली जा रही है, I इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी कि 4/17 प्लस 6/17 बराबर 10/17 एम्पियर। दैट्स ऑल। ये इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। प्रत्येक खंड में जो रिजल्ट दिए हों उनको देखते हुए, ठीक है, बारीकी से इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए, एक मीटर शीट दिया गया है जिसमें ये तार है AC और इसमें R लगा हुआ है, S लगा है। S का मान दिया गया है 12.5 ओम और पहली इस स्थिति में संतुलन स्थिति दी गई है इतनी, यहाँ पर 39.5 सेंटीमीटर। तो अब इसमें देखिए, इसमें ये पूछा गया है कि R का मान क्या है। तो R का मान ज्ञात करने के लिए चूंकि P/Q बराबर R/S, और इसी को हम लिख सकते हैं, देखो L ये हो जाता है P का पार्ट और ये हो जाता है Q का। तो इसी को यहाँ से यहाँ तक अगर हम मान लें ये L है, तो ये जो तुम्हारी हो जाएगी ये 100 माइनस L हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं L/100 माइनस L। तो S का मान हमें दिया गया है, तो देखिए R/12.5 इक्वल टू L का मान भी दिया गया है 39.5/100 माइनस 39.5 इक्वल टू 39.5। यहाँ से इसको माइनस करिए, 10 में से 5 तो 5, यहाँ 9, 0, इसमें फिर 9, तो यानी कि 6, यानी 60.5। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R बराबर 39.5/60.5 इंटू 12.5। तो जब ये मान इसमें हम निकालेंगे तो इसको हम अगर देखें तो इसकी वैल्यू 8.2 ओम आ जाती है। ये हो गया। अब इसमें ये पूछा गया है कि मीटर सेतु है, तांबे की पत्तियां ही क्यों लगाई जाती हैं, कॉपर क्यों ही प्रयोग किया जाता है। तो उनके प्रतिरोधों को न्यूनतम रखने के लिए हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो रेजिस्टेंस ये पत्तियां जो होंगी ये कॉपर की होंगी, तो इसका जो रेजिस्टेंस हो वो न्यूनतम हो, इसलिए कॉपर इस्तेमाल किया जाता है। आइए बी पार्ट में उसने ये कहा है कि अगर इनके स्थान बदल दें, यानी R की जगह S, S की जगह R, तो फिर संतुलन बिंदु कहाँ मिलेगा। तो ये तो था A पार्ट। अब आइए बी पार्ट पर। तो बी पार्ट में सीधा जब उसने कहा कि R की जगह S कर दो, S की जगह R कर दो, तो सूत्र में भी कर दीजिए S/R
और ये वही रखिए, इसको सॉल्व करिए। ये हो जाएगा R इंटू एल बराबर यहाँ पे S इंटू 100 माइनस S इंटू एल। ठीक, ये इधर ले आओ, L कॉमन कर दीजिए। R प्लस S बराबर S इंटू 100 S इंटू 100, तो L बराबर S इंटू 100 अपॉन R प्लस S। अब इसमें मान रख दो, S का मान दिया गया 12.5 इंटू 100, इसका मान R का निकाला है 8.2 प्लस 12.5, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 60.4 सेंटीमीटर आ जाती है। 60.4 सेंटीमीटर ये हो गया संतुलन में, पहले यहाँ था और आगे चला जाएगा। इसके बाद इसमें तीसरा पार्ट पूछा है कि अगर व्हीटस्टोन से तो संतुलित है तो क्या गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप होगा? तो मैंने उसमें भी बताया था व्हीटस्टोन से तो अगर संतुलित होता है तो उस समय इस खंड में धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होगा। वो सी पार्ट में आपको लिख देना है। सी में क्या लिख दोगे? नहीं। ये तीनों इसके पार्ट हो गए। आइए देखते हैं 11 नंबर सवाल क्या है कि 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जा रहा है। 120 वोल्ट के डीसी स्रोत से तो चार्ज होते समय बैटरी का टर्मिनल विभवांतर क्या है और चार्जकारी परपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का क्या उद्देश्य है। तो देखो क्या क्या रिजल्ट, 8 वोल्ट की विद्युत वाहक बल की एक बैटरी और उसको 120 वोल्ट से चार्ज किया जा रहा है। तो 120 वोल्ट से चार्ज किया जा रहा है तो उस समय उसमें जो चार्जिंग धारा है वो हम पहले कैलकुलेट करते हैं, इसके बाद टर्मिनल विभवांतर निकाल लेंगे। तो देखो बैटरी कितने वोल्ट की है? बैटरी कितने वोल्ट की है? 8 वोल्ट की, और इसको चार्ज किया जा रहा है एक्सटर्नल स्रोत ई एक्सटर्नल 120 वोल्ट से। ठीक है, तो चार्जिंग धारा कितनी हो जाएगी? तो ऐसा जो रिजल्ट हो तो I इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सवाल में आपको दिया गया है ई एक्सटर्नल 120 माइनस ई का मान 8 बटे कैपिटल R बाय प्रतिरोध। क्यों जोड़ दिया गया? क्योंकि चार्जिंग धारा का मान कम रहे, ये पूछा गया। तो बाय प्रतिरोध का मान कितना दिया है? 15.5 ओम। तो 15.5 प्लस आंतरिक प्रतिरोध जो दिया गया है उसका बैटरी का वो 0.5 यहाँ से 112 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 16। तो चार्जिंग धारा कितने एम्पियर हो गई? 7 एम्पियर। अब आते हैं टर्मिनल विभवांतर पर। चार्ज के समय टर्मिनल विभवांतर ये पूछा गया है, यही तो उसमें निकालना है कि टर्मिनल विभवांतर क्या होगा या टर्मिनल वोल्टता क्या होगा। तो चार्ज के समय V बराबर E प्लस आई आर, 8 प्लस I का मान 7 इंटू स्मॉल r का मान 0.5
तो V इक्वल टू 8 प्लस 3.5 यानी कि 11.5 वोल्ट, ये हो जाएगी टर्मिनल वोल्टता 11.5, दैट्स ऑल। इसके बाद अगला इसी में देखो, किसी पोटेंशियोमीटर व्यवस्था में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल से एक सेल का संतुलन बिंदु तार के 35 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। यदि इस सेल को किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संतुलन बिंदु 63.0 सेंटीमीटर स्थानांतरित हो जाता है दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल। तो इसको मैंने बताया था कि अगर हम सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना अगर हम करते हैं पोटेंशियोमीटर की सहायता से, तो देखिए 3.12, तो एक सूत्र होता है E1/E2 बराबर L1/L2। ठीक, दूसरे का हमें निकालना है तो E2 बराबर हम सीधे सीधे लिख देते हैं, E2 बराबर L2/L1 इंटू E1। अब दूसरा संतुलन बिंदु कितने पर प्राप्त हुआ था? 63 सेंटीमीटर पर। और पहला संतुलन बिंदु कब था? जब E1 सेल है तो 35 सेंटीमीटर पर, और जो पहला विद्युत वाहक बल है वो 1.25 है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 2.25 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। E2 इक्वल टू हो जाएगा 2.25 वोल्ट। देखिए 13 नंबर, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है, n बराबर 8.5 गुणा 10⁻28 मीटर क्यूब प्रति मीटर क्यूब, सॉरी यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, प्रति मीटर क्यूब। तो ये n का मान हो गया। तार की जो लंबाई है वो 3 मीटर है, L बराबर 3 मीटर। इसके बाद उसमें कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है वो A बराबर 2 गुणा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। आगे इसमें जो धारा बह रही है वो 3 एम्पियर की है, I इक्वल टू 3 एम्पियर। पूछा है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है, तो समय पूछा है। तो इसका मतलब हम पहले चाल ज्ञात कर लें। तो देखो, चूंकि I बराबर NE A VD, तो VD बराबर हो जाएगा I/NEA हो जाएगा। तो अब देखो इसमें मान रख दीजिए, VD इक्वल टू Y का मान है 3, N का मान है 8.5 इंटू 10⁻28, E का मान जानते हुए 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू A 2 इंटू 10⁻6। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो VD का मान जो आता है वो 0.11 इंटू 10⁻³ VD इक्वल टू 0.11 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो ये मान आ गया। अब उसने पूछा है कि कितने समय में ये इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाएंगे। तो समय बराबर दूरी बटे चाल से। तो समय हो गया T, दूरी हो गई, कितना लंबा तार है L, चाल कितनी हो गई VD। तो 3/0.11 गुणा 10⁻³ तो T इक्वल टू 3 गुणा 10⁻³ बटे 0.11 यानी कि 3 गुणा 10⁵ बटे 11। ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो
तो t इक्वल टू यहाँ पर 0.11 दूनी 22, 8 बचेंगे, 11 सत्ते 70, ठीक है। तो 3 आ जाएंगे, फिर 11 दूनी 22, यानी कि गुणा 10⁵ या 2 t बराबर 2.7 गुणा 10⁴ सेकंड, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रश्नावली सॉल्व हो जाती है। सभी बच्चे इस वीडियो को सावधानी पूर्वक देखें और सॉल्व करें। ठीक, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 3 समाप्त।